गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक। वेलकम बैक टू आपका अपना न्यू चैनल, आपका अपना चैनल बायजूस एग्जाम प्रेप, जहां पे आज हम सब इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे इस चैनल में अगले 1 घंटा। यस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। हेलो नेहा, कलेश, पलक, सोनाली, अंजलि, जशवंत, कीफा, रितेश जी, कैसे हैं आप? बढ़िया चल रहा है अभी? अभी भी आप स्क्रीनशॉट कलेक्ट कर रहे हैं? बबीता, पल्लवी, इकोहॉलिक्स, रितु, रवीश, लीलू, यस, हेलो मनीषा, सहेलिया, यस, केमन आचेन? अरे, बहुत ही बढ़िया। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद दिस। और आशा करता हूँ सभी ने अपना फॉर्म भर लिया होगा, बिकॉज कल लास्ट डेट था। सो एवरीबडी माइट हैव कंप्लीटली फिल्ड इन। सो अब पेपर एग्जाम फॉर्म भर दिया है तो जाना जरूरी है। जाना जरूरी है, पेपर जब फॉर्म भरा है तो अब जाना जरूरी है, राइट? यस गौरव, ओके फाइन। इकोहॉलिक्स 2.0, इट इज गौरव, ओके, नोटेड। चलिए शुरुआत करते हैं। आर वी गुड टू गो? शेल वी स्टार्ट? शेल वी स्टार्ट विद दिस पेपर? आज के पेपर में बहुत सारी चीजें की हुई हैं। आज का मैराथन सेशन कल होगा। कल मैराथन सेशन है। आज मेरी कुछ क्लास थी तो इसलिए आई वॉज बिजी विद दैट क्लास। कोई नहीं, कल सुबह 11 बजे मिलेंगे मैराथन सेशन लेके। आई होप सभी की तैयारी एकदम चल रही है। ओके, तो थोड़ी सी शुरुआत करने से पहले, बाय द टाइम बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा टाइमिंग जो है सैटरडे, संडे, मंडे यूट्यूब पे मैं मिलूंगा आपको 9 PM और सैटरडे एंड संडे ऑन बायजूस एग्जाम प्रेप, दीज आर फ्री सेशंस एट 11 o'clock इन द मॉर्निंग, राइट? सो आज का ये सेशन नहीं हुआ बिकॉज आई वॉज बिजी विद सम अदर क्लासेस, बट एनीवे मैराथन 4 हम ये करेंगे। इसके बाद मैराथन 5-6 चलेगा, फिर पब्लिक इकोनॉमिक्स में जून के महीने में लेके आ जाऊंगा, राइट? सो डोंट वरी, यहीं पे आपके पास मैराथन 6, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, राइट? सो डोंट वरी अबाउट दैट कि सर आपने बाकी इंडियन इकोनॉमिक्स कहाँ है, पब्लिक इकोनॉमिक्स क्यों नहीं हुआ, वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें यहाँ पे शेड्यूल है, जून के महीने में है। सो लेट्स सी कि अगर यूजीसी एनटीए जो है वो पहले अगर डेट अनाउंस कर देती है, मोस्ट प्रोबेबली आते हैं, देखते हैं कि कब तक करती है, तो उसके हिसाब से ये मैराथन सेशन मैं आगे भी कर सकता हूं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। पूरी की पूरी प्रैक्टिस होगी। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन की डेट क्या वो अभी अनाउंस करते हैं, उसके बाद ही सब कुछ समझ में आएगा, राइट? सो डोंट वरी। आपके जैसे मुझे भी नहीं पता कि किस टाइम पे वो क्या, कौन से दिन से स्टार्ट करेंगे, बट आई थिंक समवेयर इट शुड स्टार्ट फ्रॉम जून 15 ऑनवर्ड्स, राइट? जून 15 से पेपर शुरू होने के पूरे आसार लग रहे हैं। तो और इसलिए उन्होंने कोई एक्सटेंशन भी नहीं दिया। अगर कोई एक्सटेंशन देते तो शायद इसमें लगता कि नहीं, उन्होंने अभी भी कुछ और किया हुआ है, समथिंग लाइक दैट, बट ऐसा कुछ लग नहीं रहा। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। 500 से 1100, 1100 से 1200, 1200 से लेके इस सेशन में अभी 1400 स्टूडेंट्स हैं। प्लीज एनरोल कर लीजिए, बिकॉज आई थिंक मैंने जो माइक्रो और मैक्रो का जो 2 मैराथन किया था लाइक लास्ट वीक, वो बच्चों को बहुत पसंद आया। स्टूडेंट्स हैव रियली अप्रिशिएटेड दैट, एंड उसमें बहुत मेहनत लगी। उस मैराथन को बनाने में, एक एक मैराथन को बनाने में मुझे तकरीबन 10 से 12 घंटे लगते हैं। तो इस सेशन के बाद ही मैं कल के मैराथन के लिए लग जाऊंगा, तो वो भी अगेन राइट पूरी रात बैठ के उसमें काम करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन सिलेक्शन। आपकी कितनी तैयारी है, कैसी है, वो सारी चीजें देखनी होती है, राइट? सो यू कैन जस्ट सी दिस। नेक्स्ट, कल ये 11 बजे मिलूंगा मैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स लेके। सो बी रेडी। आपके पास पूरा का पूरा टाइम है कल सुबह 11 बजे तक, यानी कि तकरीबन 14 घंटे के हाथ में है। तो ये 14 घंटे पूरा का पूरा आपको जितना अच्छा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आता है पढ़ लीजिए, जहां जहां से जो भी सोर्सेज है सब पढ़ लीजिए। कल सुबह 11 बजे जैसे ही घड़ी में 11 बजेंगे मैं आ जाऊंगा ऐप सेशन में, और वी कैन डिस्कस द क्वेश्चंस। लेट्स सी कितनी तैयारी हुई है, राइट? और इसके बाद ये कंटिन्यू चलता रहेगा जैसे कि प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। आज हम हैं दिसंबर पेपर पार्ट 1 लेके 21 तारीख, राइट? और अभी हम पेपर 2 का भी थोड़ा सा क्वेश्चन मेरा रह गया था, तो वो वाला भी आज हम करेंगे। पेपर 2 एंड पेपर 3 हम कंटिन्यू करते रहेंगे। एंड यू कैन सी ये वाले क्वेश्चन ऐसे हैं जो, अब एक बात मैं आपको बता देता हूं, दिसंबर 2014, 15, 16, 13, 12, 11, ये वो रेंज है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा।
ये सारी क्वेश्चंस करने के बाद डिफरेंट सेट एग्जामिनेशन, पीएचडी एग्जामिनेशन करने के बाद, ये मेरा मिश्रण बता रहा हूं मैं आपको, 2011 से लेके 2016 के बीच में जितने एनटीए, यूजीसी, नेट, इकोनॉमिक्स के पेपर हुए या सीबीएसई ने जितने पेपर करवाए थे, इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो पीएचडी या सेट एग्जामिनेशन या किसी और इकोनॉमिक स्पेशल में आ रहे हैं। लाइक सपोज आप कोई पब्लिक सर्विस कमीशन देने जा रहे हैं या किसी पेपर में आपके पास इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट है, सो लेट इट बी लाइक एनी गवर्नमेंट जॉब, वहां पे यही से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो दैट इज वन ऑफ द फैंटास्टिक थिंग। अगर आपको होल्ड है इसके ऊपर, तो आप नेट के अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हमेशा मैंने बोला है कि नौकरियां अनेक, तैयारी एक। तो सब्जेक्ट आपका एक है, तैयारी भी एक ही होनी चाहिए, नौकरियां बहुत सारी हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस मोटो। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में ये है, the MRTP Act of 1969 has been replaced by Competition Act, merged in Industrial Policy Act, replaced by Trade Union, merged in the Industrial Policy Act. So जल्दी से इसका आंसर सोचिए, what should be the answer for this question? क्या होगा? MRTP Act, MRTP Act, Monopoly Regulatory Trade Practices, right? So इसका किस लिए किया गया था, इसको किस लिए इसको बंद किया गया था? थोड़ा सा सोच के देखिए। It was replaced by competition act, competition act 2002 का, राइट, दिस वाज रिप्लेस्ड बाय competition act 2002 में। बिल कब प्रेजेंट किया गया था? एनी आइडिया? बिल कब प्रेजेंट किया गया था? बिल वाज प्रेजेंटेड इन द, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगस्त 2001 में किया गया था। अगस्त 2001 में कंपटीशन बिल पेश किया गया था। इट वाज बेसिकली एक्ट के हिसाब से, और इसके बाद से ये लागू हो गया, राइट। सो 1969 में मोनोपोलीज ट्रेड, मोनोपोलीज एंड रेगुलेटरी प्रैक्टिस एक्ट जो था वो लाया गया था। दिस वाज इन 1969, और इसके बाद इसको अबैंडन कर दिया गया। इसकी जगह पे 2002 का ये कंपटीशन एक्ट आ गया। द रीजंस वर मेनी। सो सबसे पहला पॉइंट ये था कि भैया किसी तरह से कि इसमें करप्शन ना हो, एंटी एग्रीमेंट्स ना हो, व्हाट यू से, किसी भी तरह का कोई भी डोमिनेंट पोजीशन में नहीं हो, मतलब कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन में अगर है तो उस पोजीशन को मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, राइट। इसके अलावा एक्विजिशंस एंड मर्जर होने चाहिए, तो उसके लिए एक नई धारा लाई गई। एंड बेसिकली द जो जो व्हाट आई कैन से लाइक कंपटीशन, फेयर कंपटीशन को इंफ्यूज करने के लिए ये एक्ट लाया गया। सो दिस इज द आंसर, आई थिंक ए विल बी द राइट आंसर हियर। और यू कैन हैव अ क्विक ग्लैम्स ऑफ इट। जो बच्चे मुझे रिकॉर्डिंग में देखेंगे या फिर इसका इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, तो प्लीज को पॉज करके थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। मैंने थोड़ा थोड़ा सा इसमें नोट्स डाले हुए हैं। कंपटीशन एक्ट 2002 का इज अ लॉ गवर्निंग कमर्शियल कंपटीशन इन इंडिया, एंड इट वाज रिप्लेस्ड बाय अर्स्टवाइल मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। 1969 में ये आया था। और ये 64 में मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन बिठाई गई थी बाय जस्टिस केसी दास गुप्ता। इनके बारे में भी हमने पढ़ा है कमीशन में। एंड आगे चलते हैं थोड़ा सा इसमें। दिस वाज बेसिकली प्रेजेंटेड इन द लोकसभा ऑन 6 अगस्त 2001। ये इसके सेलियंट फीचर है, एंटी एग्रीमेंट्स, एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, कॉम्बिनेशन, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये जब भी आप एक बार टाइम आपको मिले तो एक बार पॉज करके वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक मोटा मोटा हुआ क्या था, राइट। आई होप दिस विल बी लाइक्ड बाय एवरीवन। यस, दिस विल बी लाइक्ड बाय एवरीवन एंड अच्छा लगा होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। In the context of agricultural development, the trickle-down theory has been interpreted to suggest that। अब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में ट्रिकल डाउन थ्योरी, ट्रिकल डाउन थ्योरी का मतलब क्या है? मैंने पहले भी बताया था कि परकोलेशन इफेक्ट। परकोलेशन इफेक्ट मतलब जब बारिश की बूंदें गिरती है तो जमीन की ऊपरी सतह में पहले गीला होता है, उसके बाद जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो बारिश की बूंदें नीचे तक जाती हैं, परकोलेट होती हैं, ट्रिकल डाउन होती हैं। उसी तरीके से जब ग्रोथ होगा तो शुरुआत में वो ऊपर के लोगों को, रिच पीपल को ही हेल्प करेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे करते करते पुअर पीपल की तरफ जाएगा, राइट। तो ये इसका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में द ट्रिकल डाउन थ्योरी हैज बीन इंटरप्रेटेड टू सजेस्ट दैट। अब इसमें से जरा देखते हैं कि क्या क्या इसमें ऑप्शंस है। ग्रोथ इन एग्रीकल्चर आउटपुट विद रेडिकल, विदाउट रेडिकल इंस्टीट्यूशन, नहीं, विदाउट तो किसी भी रिफॉर्म को अगर बिना किसी रिफॉर्म के चलेंगे तो पॉवर्टी हमारी देश में कम नहीं होगी। ग्रोथ ऑफ इन एग्रीकल्चर output with radical institution will reduce the incidence of the poverty। रेडिकल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म का मतलब होता है पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशनल चेंज करना, जो जैसा चलता है उसको वैसा ना चला के। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यू हैव ग्राम, राइट। ग्राम का मतलब
ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, राइट। इसके अलावा क्रेडिट कैसे मिलता है, क्रेडिट का सोर्स क्या है, सामान किसको बेचना है, इंटरमीडिएट्स को हटाना, वगैरह वगैरह। तो ये सारा का सारा जो है ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन लेवल या इंस्टीट्यूशनल चेंजेस है, राइट। ओनली रेडिकल इंस्टीट्यूशन कैन रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, नहीं। अगर आप सब कुछ सही कर देंगे, इंस्टीट्यूशन चेंज कर देंगे, ग्रोथ नहीं है तो फिर नहीं होगा। तो इसका मतलब है, मेरा कहने का मतलब है कि ग्रोथ भी हो, एग्रीकल्चर बढ़े, और साथ ही साथ उसके जो बॉटलनेक्स हैं, यानी कि सप्लाई साइड बॉटलनेक्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम हो गया, तो सिंपल इंफ्रास्ट्रक्चर करने से नहीं होगा, ग्रोथ भी बढ़ानी पड़ेगी। सो दिस इज नॉट करेक्ट। ओनली ग्रोथ इन एग्रीकल्चर विल रिड्यूस, नहीं, ओनली ग्रोथ से नहीं होगा, बिकॉज ग्रोथ तो होगा लेकिन वो परकोलेट नहीं हो पाएगा। मान लीजिए जो फार्मर है वो अच्छा पैदावार हुआ, मॉनसून अच्छा हुआ, लेकिन पैदावार और ईल्ड जो है वो किसी और के पास जा रही है, इंटरमीडिएट्स के पास जा रही है, फार्मर के पास पैसा नहीं आ रहा। सो दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प देम। सो आई थिंक बी इज द राइट आंसर। ओके, वी हैव द कोड हियर, तो बोथ ए एंड बी नहीं, बोथ ए एंड सी नहीं, बोथ बी ओनली, इट इज द बी ओनली। सो सी इज द ऑप्शन हियर, राइट। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। As per the latest figure of the Ministry of Agriculture, the per capita per day food grain availability is। देखिए ये तो जो लेटेस्ट फिगर है ये तो फिगर उस टाइम की बात है, लेकिन हमें पेपर जो है वो 2022 में देना है, तो इसके लिए इस क्वेश्चन में छोड़ रहा हूं, आप यहां पे देख सकते हैं। लेट मी जस्ट शो यू दिस पॉइंट। ये देखिए, ये है लेटेस्ट फिगर, राइट। सो 27 अक्टूबर 2021 को ये इशू किया गया था, राइट। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी पर डे, पर कैपिटा एक दिन में एक इंसान के पास कितना ग्राम खाने के लिए है। तो अगर हम देखें इंडिया में ग्राम पर डे 197 ग्राम्स है, यानी कि 200 ग्राम भी नहीं, 200 ग्राम या 197 ग्राम्स एक आदमी के पास एक दिन में चावल मिलता है उसको, राइट। ये नंबर्स याद रख लीजिएगा बिकॉज ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली अगर सारे ना याद हो तो राइस और व्हीट जरूर याद कर लीजिएगा, और फूड ग्रेन्स याद कर लीजिएगा। सो राइस तो ये हो गया, व्हीट 183.4, और फूड ग्रेन्स याद रखिएगा 500 ग्राम फूड ग्रेन्स है, सबसे नीचे 507। सो 197, 183, 507। सो इवन इफ आपको मोटा मोटा भी अंदाजा है कि 200 ग्राम के करीब ही हमें चावल और गेहूं मिलता है तो काफी है, राइट। इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है, मैं दोबारा बता देता हूं। पर डे हमारे पास इतना मिलता है, एक दिन में एक इंडियन को 2021 के हिसाब से 197 ग्राम्स मिलता है। अगर साल भर की बात करें तो एक इंसान को एक साल में 71 किलो चावल मिलता है, यानी कि इतनी हमारे देश में फूड है। तो इसका बस बेसिकली मतलब क्या है, टोटल फूड ग्रेन कितना है, टोटल राइस प्रोडक्शन कितना है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, इस तरीके से हम इसको करते हैं, राइट। टोटल राइस प्रोडक्शन प्लस इंपोर्ट्स कितना हुआ वगैरह वगैरह, नेट अवेलेबिलिटी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, इसको हमने ऐसे कर लिया, राइट। क्लियर हो गया, ये 3 पॉइंट्स नोट कर लिए, 197, 183 एंड 507, राइट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कहां कहां आया, पहले इसके बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन आया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस में, उसके बाद आया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही एमफिल एडमिशन में, फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जेएनयू, डीएसएसबी पीजीटी टीचर के लिए ये क्वेश्चन आया था, यूपी टीजीटी में ये क्वेश्चन आया, और पता नहीं कहां कहां आया, राइट। सो ये क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल सा है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, इसी का वेरिएंट है। किसान क्रेडिट कार्ड जो है 1998 में लागू किया गया था। एक और क्वेश्चन आया था, इसी का क्लोन था, राइट, इसी के जैसा था कि किसान क्रेडिट कार्ड सिस्टम किस प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर लगा था, वो था अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे, राइट। तो ये भी याद रखिएगा 1998, और किसान क्रेडिट कार्ड इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो बीजेपी के टाइम पे लगा, आज भी हमारे देश में बीजेपी है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। थोड़ा सा इसको पॉलिटिकल एंगल से समझने की कोशिश कीजिएगा जितने भी, क्योंकि अभी रिसेंटली जो हमने 2021 में भी देखा था पेपर में क्वेश्चन वही आया था जो कि 2002 में लगा था, 2001 में लगा था, राइट। सो वैसी पॉलिसीज इंपॉर्टेंट भी होंगी। सो ये इंपॉर्टेंट है 1998 किसान क्रेडिट कार्ड, इसकी लिमिट अब बढ़ गई है और इसमें फिशरमैन भी डाल दिए गए हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड का नाम वही है, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड में मछुआरे भी आ चुके हैं, राइट। फिशरमैन को भी डाल दिया गया है कि उनके पास भी किसान क्रेडिट कार्ड है। तो किसान क्रेडिट कार्ड सिर्फ किसानों के पास नहीं है, हॉर्टिकल्चर वालों के पास भी है, फिशरमैन के पास भी है, उनको जाल नेट वगैरह वगैरह खरीदने के लिए भी पैसा किसान क्रेडिट कार्ड से ही मिलता है। सो ये नाम थोड़ा सा अगेन
मतलब लगेगा कि सिर्फ किसानों के लिए है, नहीं, फिशरमैन के लिए भी है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। PL 480 ग्रांट्स वाज यूज्ड टू इंपोर्ट फूड ग्रेन्स, राइट। ये PL 480 ग्रांट्स क्या होते हैं? ये एक ग्रांट्स में आपको थोड़ा सा नोट्स आपको दे रखा है पीछे मैंने। तो ये वो ग्रांट्स है जब हमने 1964 में हमने इंपोर्ट किए थे, राइट। सो ये वो PL 480 ग्रांट्स हैं जो बेसिकली हमने इससे वीट और ये सब हमने इंपोर्ट किया था। और ये हमें देने वाले कौन थे? हमारे ये दिस इज द सेकंड ऑप्शन, दैट इज द PL 480 ग्रांट्स फैसिलिटी वाज ग्रांटेड बाय जापान। तो जापान नहीं है, इसका सही आंसर है ये यूएसए से आया था, राइट। तो ये बेसिकली क्या था? ये PL 480 है क्या? सबसे पहले तो ये थोड़ा याद रख लेते हैं। PL 480 ग्रांट्स जो है, दिस इज बेसिकली यूज फॉर सप्लाइंग द एग्रीकल्चरल कमोडिटी, एग्रीकल्चरल सरप्लस कमोडिटी, राइट। तो जो हमारे देश में ज्यादा है, सरप्लस है, उसको हम जब एक्सपोर्ट करते हैं, सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चरल, कृषि के जो ज्यादा है उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, जिस तरीके से भी आप इसको देखें, राइट। ये यूएसए से मिला था। कितने का मिला था? तो जितने का वो दाम था वो प्लस 50% हमने इसको फ्रेट पे देना पड़ा। यानी क्या बोला मैंने? सब मिला के कमोडिटी का प्राइस, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमने इंपोर्ट किए थे उसका दाम, प्लस प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्लस 50% ऑफ दैट कमोडिटी एज फ्रेट चार्जेस। फ्रेट कैसे आया? ये ओशन से आया था, राइट, समुद्र से आया था तो हमारे देश में। तो ये वाला पॉइंट एक याद रखिएगा। और ये जितना मुझे सही से याद है 430-32 के करीब कुछ था, 430 से 32 के बीच में करोड़ रुपए लगे थे उस टाइम में इंडियन रुपीस में, राइट। और ये हमें मिला था यूएसए से। सो यहां पे अगर हम देखें तो दिस इज राइट, हमने फूड ग्रेन से इंपोर्ट किए थे, राइट, एंड दिस वाज गारंटेड बाय जापान। ये गलत हो जाता है तो ये हो जाएगा आपका A is true, R is false. थोड़ा सा इसके ऊपर इंफॉर्मेशन on the next slide you can see that the PL 480 agreements aim at supply of surplus agricultural commodity from the US against the payment of rupee equivalent of the dollar cost of these rupees plus 50% of the ocean freight cost, right? So surplus of agricultural commodity जो यूएस से हमारे देश में आया था, कितने का आया था? जितने का उन्होंने दाम रखा प्लस 50% उसमें हमने फ्रेट का कॉस्ट दिया, राइट। और जो भी पैसा इनको मिला वो हमने डाल दिया यहाँ पे यूएस टेक्निकल कॉर्पोरेशन मिशन इन इंडिया। इंडिया में ये मिशन कॉर्पोरेशन मिशन था, इसमें हमने डाल दिया, राइट। एंड आर टू बी स्पेंड प्रोग्राम अप्रूव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टोटल वॉल्यूम ये देखिए, ओके मैं 432 बता रहा था, 452 के करीब है, सॉरी फॉर दैट। सो इट इज 452 करोड़ जो हमने उस टाइम पे खर्चा किया था, राइट। ऑल थ्रू विद दिस, ओके ग्रेट। सो ये छोटे छोटे नोट्स जो हैं आपकी तैयारी हो रही है, राइट। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप किसी जो बुक्स आप फॉलो कर रहे हैं उस बुक में सिर्फ आंसर की होगा, वो भी उसमें से भी हर एक औसतम क्वेश्चन पेपर में तकरीबन 6 से 8 क्वेश्चन गलत होंगे, उसके आंसर्स गलत होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वही आंसर्स रट के जाते हैं कि इसका आंसर वैसे आया था तो इसका आंसर यही होगा, राइट। डोंट डू दैट। जब तक उसका सही आंसर की नहीं पता मत करना। अगर कभी कोई डाउट आता है, कभी भी कोई डाउट आता है तो जस्ट गूगल में ये सर्च करना, क्या? गूगल में ये सर्च करना, क्वेश्चन सर्च मत करो, गूगल में सर्च करो क्या कि जैसे मान लीजिए आप ये वाला कर रहे हैं तो यूजीसी नेट दिसंबर 2013 ग्रीवियंस, राइट। ये ग्रीवियंस वर्ड डालना, बिकॉज चैलेंज जो वर्ड है वो बाद में आया, पहले ग्रीवियंस वर्ड था। सो ग्रीवियंस डाल देना। इससे क्या होगा, आप ओरिजिनली यूजीसी के आर्काइव में पहुंच जाएंगे और वहां से आप सारे आंसर्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने वो तरीका बता दिया और उसको बुक मार्क करके रख लेना, राइट। जैसे ही आप वहां पहुंच जाए उसको बुक मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये आर्काइव में है तो इतने सॉलिड तरीके से मेंटेन नहीं है, लेकिन आप चाहे तो कुछ भी इसमें से निकाल सकते हैं। या फिर आप यूजीसी नेट दिसंबर या दिसंबर 2019 या 14, यहां पे आपको 15 से पहले का पेपर मिल जाएगा, आप वहां पे देख सकते हैं, राइट। चलिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नाफेड, नाफेड क्या है? नाफेड इज अ कंपनी और अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट बॉडी और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। नाफेड का एक्चुअली पूरा जो ये है, इट इज अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इट्स अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इसका पूरा नाम क्या है अगर हम देखें, अगर थोड़ा सा सोचें इसमें, ये क्वेश्चन क्यों आया है पहले ये सोचते हैं। नाफेड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। आई रिपीट, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये है। अब वर्ड कोऑपरेटिव का सी तो है ही नहीं इसमें, इसीलिए ये क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछा, राइट। इट इज
राइट। सो नेशनल एग्रीकल्चरल, यस, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग, तो इसके हिसाब से इसका नाम होना चाहिए नेशनल। एन, नेशनल का एन आ गया, एग्रीकल्चर का ए आ गया, देन यू हैव कोऑपरेटिव, सो सी आना चाहिए, फिर मार्केटिंग आना चाहिए, फिर आपके पास है फेडरेशन ऑफ इंडिया, राइट। अब देखो ये बनता है इसका ओरिजिनल नाम, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नाम क्या है? नाफेड। तो ये क्या हो गया? गड़बड़, इसीलिए क्वेश्चन ये आ गया, राइट। अब ये है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ये कब हुआ था? इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं मैं आपको, इसको याद रखिएगा। क्यों? बिकॉज ये बहुत हमारे देश के फादर ऑफ नेशन के दिन ये बना था, उनके बर्थडे पे बना था, 2 अक्टूबर को बना था ये। 2 अक्टूबर 1958, 59, 58 में ही था ये। 1958 में ये नाफेड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, राइट। तो दिस इज अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट अ कंपनी, इट इज नॉट इसके आगे लिमिटेड नहीं है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नहीं हो सकती, गवर्नमेंट का ही है और गवर्नमेंट बॉडी नहीं, इट इज अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ये देख लीजिए, now National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India Limited, yes, was established on the auspicious day of Gandhi Jayanti on 2nd October। ये आप देख सकते हैं, इसका पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। Who are the main members of NAFED? Agricultural farmers, right। और यही फार्मर्स जो है वो अपने जनरल बॉडी और वर्किंग ऑफ नाफेड कैसे होगा वो निर्धारित करते हैं। तो ऑल द मेंबर्स, यस, राइट। 1974 नहीं, इट इज बेसिकली, यस, इट इज डिफरेंट फ्रॉम नबार्ड। नबार्ड इज अ बैंक, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यस, ओके। चलें आगे, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। एग्रीकल्चर फार्मर्स आर द मेन मेंबर्स ऑफ नाफेड, कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये। कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे कि यहाँ पे इनके जितने मेंबर्स हैं वही इसके एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं, वही इसके मेंबर्स होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस्ड ऑन द एसआरएस डेटा, बहुत पुराना डेटा हो चुका है, अभी हम लेटेस्ट की बात करते हैं जो 2019 का डेटा है। एसआरएस डेटा ऑफ 2019 जो अवेलेबल हुआ है 2021 में पब्लिश हुआ है, तो ये पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। सो टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट, क्रूड डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड क्रूड बर्थ रेट, राइट। तो ये बात देख लेते हैं एक बार। ये है आपके पास, लास्ट सेशन में मैंने थोड़ा सा लगता है ग्लिम्स दिखाया था आपको। ये एसआरएस डेटा है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे। ये मिनी सेंसेक्स है, राइट। सेंसस तो होता ही है, वो मिनी सेंसेक्स है ये। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या चीज देखना है, ये सारी चीजें याद रख रहे हैं। ये वाला क्रूड बर्थ रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, ग्रॉस रिप्रोडक्शन, जनरल मेरिशियल, टोटल मेरिशियल, ये पूरा, ये 1 2 3 4 5 6 7 7 याद होने चाहिए। ये है एंटायर इंडिया, जो नीला वाला है दिस इज एंटायर इंडिया, और ये जो पिंकिश कलर में है या पीच कलर में है ये है रूरल, और साइड में जो ग्रीन में है वो अर्बन। सभी के सभी फिगर्स याद होने चाहिए, इंडिया का भी एज अ होल, रूरल का भी और अर्बन का भी, बिकॉज क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, राइट। इसके अलावा ये क्रूड डेथ रेट हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, राइट। U5 आपने ये भी देखा होगा, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, U5 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नियोनेटल रेट जिसका 28 डेज 27 डेज होता है, 28 डेज से कम होता है, अर्ली नियोनेटल डेज यानी कि 7 दिन से पहले, लेट नियोनेटल डेज यानी कि 28 दिन के बाद, पोस्ट नियोनेटल, पेरीनेटल एंड स्टिल बर्थ रेट। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, किसी ना किसी सेशन में ऑलरेडी मैं ये सब कुछ करवा चुका हूं। आप इसको देखिएगा, राइट। दीज आर द इंपॉर्टेंट फिगर्स। इसमें से इन्फेंट मोर्टेलिटी डेफिनेटली होना चाहिए, अंडर 5 भी कर लीजिए, क्रूड डेथ डेफिनेटली होना चाहिए, और अर्ली नेटल देख सकते हैं आप, राइट। तो ये 4 देख लीजिएगा, अगर आप पूरे ही कर सके तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं हो सके तो इतना कर लीजिएगा, राइट। डन, ओके। इसके अलावा किस स्टेट में सबसे ज्यादा बर्थ रेट है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा डेथ रेट है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहां पे सबसे ज्यादा या कम है, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। दिस इज द उत्तर प्रदेश, मैक्सिमम है 29, केरला मिनिमम है बर्थ रेट 11, राइट। सो दिस इज व्हाट, छत्तीसगढ़ 8, जम्मू कश्मीर 4.4 एंड मध्य प्रदेश एंड केरला। इसके अलावा मैं बहुत जल्दी जैसे ही डेट अनाउंस हो जाएंगे, इंडियन इकोनॉमी का एक सेगमेंट में लेके आऊंगा डेफिनेटली, और वहां पे मैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एंड वेलफेयर, इसके ऊपर जो अभी रिसेंट जो रिपोर्ट आई है उसको भी मुझे बताना है। सो जब तक क्वेश्चन में सर्वे का नाम नहीं लिखा हो, आप उस सर्वे के हिसाब से ही चलेंगे, राइट। जो लिखा होगा उसी सर्वे के हिसाब से चलेंगे, नहीं तो सेंसेक्स चलेगा,
आई रिपीट दैट, अगर क्वेश्चन में लिखा है एज पर NFHSW तो इसी का रिपोर्ट बात करेंगे। और अगर सिंपल क्वेश्चन में लिखा है कि फर्टिलिटी रेट इन इंडिया एज ऑन, ऐसा लिखा है, तो सेंसस का रिपोर्ट चलेगा, राइट। तो सेंसेक्स और जो अभी रिसेंटली दो तीन जो नए आए हैं, SRS डेटा एक इंपॉर्टेंट है, सेंसस इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि कैसे पेपर क्रैक करना है। अभी रिसेंटली जो 2-3 दिन पहले वर्कशॉप किया था वहां पे ही मैंने आपको ये सारा लिख दिया था, तो ये जरूरी होगा, राइट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, टोटल फर्टिलिटी रेट एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इट इज 2, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे आ चुका है। रिप्लेसमेंट लेवल होता है 2.1, दैट इज अगर ऑन एन एवरेज एक वुमेन ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव पीरियड दैट इज 15 to 49 अगर वो 2.1 बच्चों को जन्म देती है तो जनरेशन अपने आप को रिप्लेस कर लेता है, राइट। पूरा का पूरा जनरेशन अपने आप को रिप्लेस कर लेता है, यानी पॉपुलेशन कम नहीं होती है। अब टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा 2 पे आ चुका है, यानी कि जनरेशन खत्म हो सकती है, बिकॉज ये बेसिकली दिस इज व्हाट द फॉर्मूला सेज, राइट। ओके, नेक्स्ट, अप टू विच सेंसेस सिंक्रोनस डी फैक्टो मेथड। सिंक्रोनस डी फैक्टो मेथड मतलब होता है, आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। ये क्वेश्चन भी बहुत जगह रिपीट हुआ है, चाहे वो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर हो, चाहे वो सिविल्स एग्जामिनेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो, कहीं पे भी हो, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसमें बहुत सारा आपको थोड़ा सा नोट्स दिया है, बहुत सारा नहीं, थोड़ा सा नोट दिया है। डी फैक्टो मेथड का मतलब है एक रात के अंदर पूरी की पूरी सेंसस कंप्लीट हो जाना, राइट। क्या बोला? पूरी की पूरी सेंसेक्स एक रात के अंदर कंप्लीट हो जाना। तो ये आपको पता होगा पहली बार इंडिया में सेंसेक्स आया था कब? 1881 में, राइट। और उसके बाद से लगातार हर 10 साल के गैप में ये चलता रहता है, राइट। सो 1881 से लेके 1931 तक ये पूरी की पूरी जो सेंसेक्स था ये एक रात में कंप्लीट कर लिया जाता था, राइट। तो इसको हम बोलते थे यस, इसको हम बोलते थे डी फैक्टो मेथड, राइट। सो 1881 से लेके 1931 तक हमने डी फैक्टो मेथड फॉलो किया, जिसमें पूरा का पूरा एक रात में ही कंप्लीट हो जाता था, राइट। अब इसके बाद हमने 1941 से लेके हमने जो आज तक जो हम फॉलो कर रहे हैं, राइट, दैट इज बेसिकली 2011 तक, लास्ट डेटा सेंसस वहीं तक हुआ था। इसको हम बोलते हैं डी फैक्टो कैनवसर मेथड, कैनवसर मेथड, राइट। और इसमें होता है सेंसेक्स रियल सेंस में, हर एक बंदे से जाके बात करनी पड़ती है, हर एक इंसान से, रिस्पोंडेंट से बात करनी पड़ती है, राइट। ओके, अब ये क्वेश्चन भी दो चार जगह पे पूछा गया, HCU, JNU में, गोखले में ये पूछा गया कि कितने सेंसेक्स कवर हुए हैं, कि मतलब कितना यूनिट्स कवर हुए हैं। अगर हम सेंसेक्स 2011 की बात करें तो कितने डिस्ट्रिक्ट थे उसमें, कितने डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया? 640 डिस्ट्रिक्ट्स, राइट। कितने सब डिस्ट्रिक्ट कवर किए गए? 5924 सब डिस्ट्रिक्ट्स क्लियर किए गए थे, यानी कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे। और कितने गांव थे? तकरीबन 6,40,000 या 41,000 के करीब कुछ गांव थे, 6 लाख विलेजेस को हमने देखा था। तो दैट्स द एंटायर थिंग, ये याद करना जरूरी है। 35 स्टेट्स और यूटी में ये किया गया था, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। मैंने सेंसस का एक रिपोर्ट किया है आप सभी के साथ, यूट्यूब पे अवेलेबल है वीकली अपडेट्स में, आप एक बार देखिएगा जरूर, बिकॉज सारा का सारा उसमें लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर बहरहाल आंसर इज 1931, बिकॉज 1881 से लेकर 1931 तक चले, उसके बाद अभी तक जो है हम लोग डी फैक्टो कैनवसर मेथड से हैं। थोड़ा सा क्विक रिकैप इसके बारे में यहाँ पे आप पॉज करके इसको देख लीजिएगा। पहली बार सेंसेक्स जो किया गया था इंडिया में वो था 1881, इससे पहले भी कर रहे थे, 1865 से 1881 तक किया गया था, लेकिन वो फर्स्ट सिस्टमैटिक नहीं था, राइट। ऐसे ही कर लिया, मन में आया चलो कर लेते हैं, राइट, वो था। अब पहली बार अच्छी तरीके से सभी ने एक साथ कंप्लीट किया, वो था ये। उसके बाद से डेसिनियल, डेसिनियल मतलब हर दशक, हर 10 साल के बाद सेंसस किया जाता था, राइट। और ये हुआ, आप बाकी देख लीजिएगा यहाँ पे। कैनवेक्सिंग ऑफ द क्वेश्चनर वाज डन बाय फ्रॉम ये वगैरह 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 वगैरह। और रेफरेंस पीरियड क्या है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस पीरियड है रात के 12 बजे ऑफ 1 मार्च 2011। अगर ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है, पता नहीं क्यों इस बार लग रहा है कि ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन आ सकता है कि रेफरेंस मूवमेंट क्या है, घड़ी में कितने बजे थे उस टाइम पे। हर साल, हर 10 साल में जब सेंसस किया जाता है तो रात के 12 बजे, मार्च के 31 तारीख नहीं, मार्च के पहले तारीख में होता है, 1 मार्च, राइट। तो ये याद रखिएगा। और जितने भी हैं यहाँ पे मैंने फिगर्स लिखे हुए हैं, इन फिगर्स को थोड़ा सा हो सके तो
एक बार देख लीजिएगा, राइट, ओके। कैनवस का मतलब क्या है? कैनवस का मतलब है 16 लैंग्वेजेस में क्वेश्चनियर बनता है, 16 लैंग्वेजेस में क्वेश्चनियर बनता है, तो ये एक पॉइंट है इसमें, ठीक है, ओके। 2200, एक बार ये नंबर देखिए जरा एक बार, 22,000 मिलियन रुपीस खर्चे होते हैं सेंसस कवर करने में, ओके। टाइप 2 एरर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन इट वाज नॉट ट्रू, राइट। मीन ग्रेटर देन मोड, ये कौन सा वाला है? ये तो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, राइट। राइट टेल, पॉपुलेशन इज होमोजीनियस, सिंपल रैंडम सैंपलिंग लगा सकते हैं, और टाइम रिवर्सल टेस्ट ये हो गया, तो आप इसका मैच कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए 2 3 4 1, 2 3 4 1, दैट शुड बी ए, राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सिंपल क्वेश्चन था ये। फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन, राइट, बिल्कुल सही है जी, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ये वाला आपका हो गया, यहाँ पे मीन भी बढ़िया है, मोड भी यही है, मीडियन भी यही है। अगर बड़ा छोटा होता है तो फिर ये होता है, अगर मान लीजिए मीन इज ग्रेटर देन मोड, राइट, तो फिर ये पॉजिटिव हो गया। अगर मीन इज लेस देन मीडियन मोड तो ये हो जाएगा नेगेटिव। देखिए ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज मेसोक्रेटिक, लेप्टोक्रेटिक, मेसोक्रेटिक, प्लेटोक्रेटिक। सो क्या बोला था? IJKLP, सो ये IJKLLPM, राइट, IJKLMP, तो M बीच में आएगा और P लास्ट में आएगा, राइट, P सबसे लास्ट में आएगा, ऐसे थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, लेकिन ये लेप्टोक्रेटिक है, ये मेसोक्रेटिक है, ये प्लेटोक्रेटिक है, तो दिस इज व्हाट, सो यस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मी, ये दिस इज करेक्ट, ये भी करेक्ट है, तो ये करेक्ट है, बिकॉज मेसोक्रेटिक में ही नॉर्मल होता है, नॉर्मल का मतलब ही मीन इज इक्वल टू मोड, मीडियन इज इक्वल टू मोड, सो ए, बोथ आर एंड ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, given the two regression line estimated from the given data as under, राइट, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। देखो, जो भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हो, अगर वो 2011 से लेके 2020 के पेपर में आया हुआ है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है या स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, या किसी भी तरीके से उसमें नंबर्स इन्वॉल्व हैं, वो चाहे ग्रोथ का हो, डेवलपमेंट का हो, पॉवर्टी का हो, माइक्रो का हो, मैक्रो का हो, स्टैटिस्टिक्स का हो, इकोनोमेट्रिक्स का हो, स्टैटिस्टिक्स का हो, जिसमें भी मैथमेटिक्स है, ये मैंने सीरीज किया हुआ है नॉन स्टॉप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, राइट। 3 3 घंटे का ये सारा सारा मैंने किया है, 3 सीरीज में किया है। आप इनमें देख सकते हैं, मेरे इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मिल जाएगा, नॉन स्टॉप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, या सिंपल गूगल यूट्यूब में भी सर्च करेंगे नॉन स्टॉप, अब तो ये गूगल में भी आने लग गया है, तो आप सिंपल लिखेंगे नॉन स्टॉप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, हमें चैटर्जी आ जाएगा सामने, राइट। तो ये देख लीजिएगा, डोंट वरी, मैंने मैथ्स के लिए सारा कुछ इंतजाम करके रखा है, ओके। सो देखते हैं क्या है, ये है y। अब प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में, देखो आपके पास कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि y ऑन x कौन सा है, x ऑन y कौन सा है, बट इक्वेशन हमें ऐसे दे रखी है कि हम ये मान लेते हैं ये y ऑन x है, ये x ऑन y है। तो चलिए जरा करते हैं। सो कोफिशिएंट कोरिलेशन, तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 0.9 स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा कोरिलेशन, ये हो जाएगा 0.36, ये हो जाएगा 0.6, राइट। अच्छा, ये क्वेश्चन ओडिशा एसएसबी में आया इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो वहां पे क्या था, एक ऑप्शन और था, राइट, मान लीजिए ई ऑप्शन है, और वहां पे आंसर दे रखा है ये। अब कई लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि सर स्क्वायर रूट है तो प्लस माइनस तो होगा ही होगा, राइट। और इसके बाद इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मजेदार और नमकीन और तीखा बनाने के लिए वो क्या करेंगे, कोड्स दे देंगे आपको। सो ए, सो मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन देंगे, सी एंड ई ऑप्शन, राइट, ओनली सी, ओनली ई, तो ये क्वेश्चन बन गया पूरा का पूरा, इस पर तड़का लग गया। अब प्रॉब्लम क्या है, आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है। प्रॉपर्टी क्या है, जो नंबर, जो साइन बी वाई एक्स का होगा और जो साइन बी एक्स वाई का होगा, वही साइन आर का होगा। तो अगर आप देखें यहां पे दोनों के पास प्लस साइन है, यानी कि आर प्लस वाला होगा, इसलिए सी 0.6 है। अंडरस्टूड? क्लियर हुआ ये चीज? वेटिंग। ऑल डन?
चलें आगे। तो डोंट टेक दिस सेशंस, ये जो लेक्चर चल रहे हैं, ये सेशन चल रहे हैं, इनको सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर मत लीजिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर के साथ इसमें बहुत कुछ है, राइट। ये पेपर्स अगर कोई ऐसे सॉल्व करे मेरे टाइम पे, तो मैं तो बहुत आगे निकल जाता। ये कन्वेक्स यूटिलिटी कर्व है आपके लिए, राइजिंग एट यूटिलिटी इज राइजिंग एट अ राइजिंग स्पीड। ओके, तो आंसर हो गया हमारा। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट बट नॉट द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। अलग अलग नहीं हो सकता विनय शुक्ला जी, ये प्रॉपर्टी है रिग्रेशन और कोरिलेशन कोफिशिएंट्स की, अलग अलग हो ही नहीं सकता, अलग हो ही नहीं सकता, राइट। आई थिंक आई हैव गिवन द आंसर्स। ये प्रॉपर्टी है, रिग्रेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी है। तो इसमें प्रॉपर्टी का मतलब अब क्या हो सकता है। अब इसमें थोड़ा सा सोचिए कि अगर ये माइनस है, ये माइनस है, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस रूट के अंदर तो क्या होगा, यहां पे प्लस आर प्लस है, राइट। तो आप जब इसको स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस, और आप यहां पे निकाल देंगे आंसर। मान लीजिए कुछ ऐसा कर लेते हैं एक बार, लेट्स डू दिस क्वेश्चन एक बार। यहां पे मैं थोड़ा सा गेम खेलता हूं। मान लीजिए यहां पे किया 0.4 और यहां पे किया 0.9, राइट। अब आर निकाला इसका, तो ये हो जाएगा -0.4 -0.9, और ये आपका आ गया यहां पे -0.36 रूट के अंदर प्लस हो गया, तो ये हो गया 0.6। आप बोलेंगे r इजिकल टू 0.6। तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या हुआ। अगर माइनस साइन दे रखा है तो ये आंसर गलत है, यहां पे होगा। अगर मान लीजिए एक और ऑप्शन दे रखा है ई, जहां पे 0.6 है, तो वो आंसर होगा। अगर बी वाई एक्स वाई माइनस में है तो आर भी माइनस में है। अगर बी एक्स वाई प्लस में है तो आर भी प्लस में है। आई होप दैट आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। कुछ और डाउट इसमें किसी को भी? एनी मोर डाउट? माइनस कहां से आया? माइनस मैंने लिया, दिमाग से घर से लेके आया हूं मैं। अगर माइनस होता तो, प्रियंका क्लियर है ये चीज? माइनस अगर होता तो, बोथ प्लस एंड माइनस कांट कम टुगेदर, इट मींस, देखिए आई डोंट नो, आई मीन लाइक साइन डिफरेंट नहीं हो सकते। और सुनो, ऐसा नहीं हो सकता कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये माइनस में ये प्लस में, ये ऑप्शन नहीं है। या तो दोनों ये रहेंगे और या तो दोनों ये रहेंगे, ये ऑप्शन वैलिड, ये ऑप्शन वैलिड। अगर ये ऑप्शन है तो आर की वैल्यू माइनस में रहेगी, अगर ये ऑप्शन है तो आर की वैल्यू प्लस में रहेगी, खत्म। और कोई कंफ्यूजन? यस, द साइन विल बी सेम फॉर ऑल द थ्री कंपोनेंट्स। ये फीचर है, ये एजम्पशन नहीं, ये प्रॉपर्टी है। अनुराधा, I have already discussed about this. Any more discussion? ओके, चले। मतलब सर या तो प्लस 0.6 होगा आंसर। देखो आयुष जी, मैंने मतलब तो बहुत बार बता दिया, आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आई थिंक मैंने बहुत इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे करेंगे तो फिर एक ही क्वेश्चन में रह जाएंगे, आगे नहीं कर पाएंगे, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल। आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आपको पता है कि अमित सर ने इस टाइम पे 9:40 पे इसके ऊपर बात किया था। तो 9:40 में आप 40 मिनट्स के बाद जब रिकॉर्डिंग ये कंप्लीट हो जाएगी, आप 40 मिनट के बाद आके देख लीजिएगा कि सर ने क्या बोला है, राइट। देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग मी रिपीटिंग, राइट। मुझे आप पीटर बोल सकते हैं, चाहे तो आप मेरा नाम पीटर रख लीजिए, बट रिपीटर मत रखिए प्लीज। डोंट टेक माई नेम एज रिपीटर। चलिए, which of the following satisfy the time reversal test but not the factor reversal test। ये मार्शल एजवर्थ इनवर्स इंडेक्स नंबर है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है कि टाइम रिवर्सल टेस्ट तो कर लेता है लेकिन फैक्टर रिवर्सल टेस्ट नहीं करता। फिशर ये भी कर लेता है, इसलिए उसको फिशर को आइडल इंडेक्स कहते हैं। अच्छा, ये है देखिए, वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट इन अ 3/5। ये जो 3/5 है, ये क्या है? 3 इज द रो, 5 इज द नंबर ऑफ कॉलम। तो जब भी इसका
हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं तो क्या करते हैं, रो माइनस वन इंटू कॉलम माइनस वन। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का काई स्क्वायर में एक तरीका है, राइट। तो यहां पे रो कितना है, 3 माइनस वन और 5 माइनस वन, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 जो कि है 8। आंसर इज 8। सो काई स्क्वायर में रो माइनस वन कॉलम माइनस वन, जो पहला दे रखा है वो रो होता है और जो दूसरा वाला है वो कॉलम होता है, राइट। चले आगे। ओके चलिए नेक्स्ट। विच इज नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग मेथड। नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब जिसमें वी डोंट पुट एनी साइंटिफिक और सैम्पलिंग रैंडम नहीं होगा। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में तो रैंडम होता है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम में तो रैंडम वर्ड लिखा हुआ है, सिंपल रैंडम में भी रैंडम लिखा हुआ है, तो इनमें से कोई भी नहीं है। कोटा सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, तो ये हो जाएगा आपका नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग मेथड। बताइए आज अब जाके मेरा पूरा व्हाट यू से पेपर 2 कंप्लीट हुआ, राइट। अभी देखो, हाँ पेपर 2 कंप्लीट हुआ, अब पेपर 3 शुरुआत हो रहा है यहां से, बाप रे। ओके चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग का कौन सा एजम्पशन नहीं है इसके अंदर से। देखो लीनियर प्रोग्रामिंग में कांस्टेंट आउटपुट प्राइस होगा, आउटपुट प्राइसेस कांस्टेंट रहते हैं, इनपुट प्राइसेस कांस्टेंट रहते हैं। नियो क्लासिकल मॉडल फॉलो करता है, ये परफेक्ट कंपटीशन होगा, टोटल रेवेन्यू इक्वल टोटल कॉस्ट होगा, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा। जैसे ही नियो क्लासिकल, आज सुबह भी मैं क्लास में बोल रहा था कि नियो क्लासिकल बोलते ही चार मिसाइल मेरे दिमाग में खड़े हो जाते हैं। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा होता है सीआरएस, तीसरा होता है कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल इक्वल टू वन, चौथा होता है जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट यानी कि टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, और तीसरी चीज है कि लॉन्ग रन, बिकॉज कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है तो इलास्टिसिटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू वन। सो ये हो जाता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये नॉट एन assumption है, टेक्नोलॉजिकली फिक्स फैक्टर प्रोपोर्शन, राइट, ये होता है इसमें, राइट, टेक्नोलॉजिकली फिक्स्ड है। ओके एंड लिमिटेड सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन में चल रहे हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, अगेन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है ये। द पॉल स्वीजी मॉडल में किंग डिमांड कर्व जो पॉइंट है किंग का, ये पॉइंट जो है दिस इंडिकेट्स द प्राइस एज वेल एज द क्वांटिटी रिजिडिटी। तो प्राइस रिजिडिटी का क्वेश्चन तो है ही है, ये क्वेश्चन मॉडल का नाम ही प्राइस रिजिडिटी है, इसके साथ साथ क्वांटिटी भी रिजिड है। प्राइस जब बढ़ेगा तो प्राइस ऑफ ए जब बढ़ेगा तो प्राइस ऑफ बी इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन जब प्राइस ऑफ ए घटेगा तो प्राइस ऑफ बी घटेगा, राइट। उसी तरीके से क्वांटिटी भी रिजिड है, क्वांटिटी भी कम नहीं होगी ज्यादा नहीं होगी। अच्छा एक चीज बताइए, ऐसी कौन सी कंडीशन है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पे दोनों के दोनों स्वीजी मॉडल में प्राइस को बढ़ाएंगे। आई रिपीट द क्वेश्चन, ऐसा कौन सा कंडीशन है जहां पे दोनों के दोनों जो डुओपोलिस्ट है या ओलिगोपोली हैं फर्म्स ए एंड बी, दोनों के दोनों प्राइस बढ़ा देंगे, ऐसा कौन सा केस है, कौन सा केस हो सकता है, थोड़ा सोचो। वेटिंग, एनी आइडिया। ये हो सकता है जब गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा दिया हो या कंपलसरी ऑब्लिगेशन लगा दिया हो कि ये टैक्स देना ही देना है, तो टैक्स की वजह से प्राइसेस बढ़ेंगे, दोनों के दोनों बढ़ेंगे। या फिर मान लीजिए बूम पीरियड में, राइट, बूम पीरियड में टैक्स दोनों के दोनों प्राइसेस बढ़ सकते हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इन्फ्लेशन हो गया या जब सप्लाई शॉक हो गया, राइट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जगह सप्लाई शॉक आई कैन यूज, नहीं कॉर्पोरेट वगैरह नहीं है, नहीं कॉर्पोरेट नहीं है, कॉर्पोरेट होगा तो फिर वो ओलिगोपोली मॉडल से वो कोल्यूसिव मॉडल में चले जाएगा। इनपुट प्राइस इंक्रीज, टैक्स हो सकता है, कार्टेल नहीं है विनय, ये कार्टेल नहीं है, पॉल स्वीजी का मॉडल इज नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल, राइट। ओके सो इसका आंसर क्या है, इट इज बोथ आंसर। चलिए आगे, ऑफर कर्व किसने दिया था, लाफर कर्व किसने दिया था, लॉरेंस कर्व क्या है, किंग डिमांड कर्व क्या है। सो किंग डिमांड कर्व स्टिकी हो गया, ऑफर कर्व हो गया रेसिप्रोकल डिमांड कर्व, लॉरेंस कर्व हो गया इनइक्वालिटी, लाफर कर्व हो गया पब्लिक रेवेन्यू एंड टैक्स के साथ है, तो इसको मैच कर लीजिएगा। मैं आगे चलता हूं, ये इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं। टेक्निकल मोनोपोली, टेक्निकल मोनोपोली का मतलब है एक ऐसी कंपनी जिसके पास टेक्निकल राइट्स हो,
राइट, और इसको हम दिखाते हैं कॉपीराइट से ऐसे। जैसे मान लीजिए बाटा का जो नाम है, ऐसे बाटा यूज कर सकता है, कोको कोला का कोको कोला यूज कर सकती है, पेप्सी का पेप्सी यूज कर सकती है, पूरे वर्ल्ड में जहां पे भी कोक है या कोको कोला है या पेप्सी है वो ही बना सकती है। तो टेक्निकल मोनोपोली आज की डेट में एयरटेल, वोडाफोन, वोडाफोन इंडिया, जियो, फिर होंडा, मारुति सबके पास है, राइट। तो ये जितने भी हैं दीज आर ऑल टेक्निकल मोनोपोली। ग्लोबल मार्केट में जो मोनोपोली चलती है वो है गोल्ड कहां मिलता है, सिल्वर कहां मिलता है, इसके साथ है। लीगल मोनोपोली है पेटेंट कॉपीराइट्स, राइट, पेटेंट राइट्स हो गया। एंड ओलिगोपोली के साथ कार्टेल ही जा सकता है, इसके अलावा यहां पे और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल प्राइस, पोटेंशियल प्राइस मतलब विलिंगनेस टू पे, एंड एक्चुअल प्राइस व्हाट यू एक्चुअली पेड अप। सो ये जो हकीकत में पे किया। कभी कभी लगता है ना कोई सामान देख के कि यार ये सामान के लिए मैं तो 100 रुपए देने को तैयार हूं, राइट, आप तैयार हो 100 रुपए के लिए, लेकिन पता चलता है जब उसका प्राइस देखते हो, अरे ये तो सिर्फ 40 रुपए का है, ओ माय गॉड, मैं अभी लेने को तैयार हूं बिकॉज मुझे 60 रुपए का मानसिक साइकोलॉजिकली मुझे फायदा हो रहा है। दिस इज कंज्यूमर सरप्लस, राइट। व्हाट यू आर रेडी टू पे एंड व्हाट यू एंड अप पेइंग, दोनों के बीच में डिफरेंस। और इसको कैसे दिखा देंगे, डिमांड के नीचे प्राइस के ऊपर, दैट इज दिस कर्व, प्राइस इतना पे किया, ये पूरा पोर्शन आपका कंज्यूमर सरप्लस है। देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द कंज्यूमर सरप्लस। डेफिनेटली प्राइस जैसा ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस नीचे आएगा। सपोज ये वाला एक मान लेते हैं, एक ऑप्शन ले लेते हैं, ये वाला हमारा P1 था, अब P2 हो गया, तो ये कम हो जाएगा, राइट, ये बिल्कुल सही है। लेकिन क्या रीजन की वजह से एजर्शन है? नहीं। क्या कंज्यूमर सरप्लस और प्राइस के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप की वजह से प्राइस जो कंज्यूमर सरप्लस जो है वो विलिंगनेस टू पे और पेड के बीच में फर्क है? नहीं, दिस इज नॉट द रीजन ऑफ इट। सो आई विल गो अहेड विद बी, दैट ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इट इज नॉट करेक्ट, बहुत लोगों ने यहां पे ए आंसर दिया, वाई इट इज नॉट अ करेक्ट। क्या नेगेटिव रिलेशनशिप की वजह से प्राइस और कंज्यूमर सरप्लस की वजह से क्या कंज्यूमर सरप्लस दोनों के बीच में डिफरेंस है? नहीं ना, बोथ आर ट्रू, बट एक्सप्लेनेशन किसी का नहीं है। ओके, द लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व इज एल शेप रादर देन यू शेप। अब यहां पे आती है एक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? अगर हम ट्रेडिशनल थ्योरीज को देखें तो उनके हिसाब से इट इज एनवलप कर्व, या कंटेन्ड करता है शॉर्ट रन कॉस्ट को, राइट, शॉर्ट रन मशीन्स को, ऐसे, राइट। तो अब जो मॉडर्न थ्योरीज हैं उसके हिसाब से एलएसी इज लाइक दिस, एल शेप्ड, राइट, इस तरीके से, या जे शेप्ड कर्व के होते हैं एलएसी। और मॉडर्न में एक बात याद रखिएगा कि अगर ये आपका एलएसी है, आपका एलएमसी ऐसा, ये आपका एलएमसी है। तो मॉडर्न थ्योरीज के हिसाब से एलएसी और एलएमसी कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। समझ में आ गया क्या बोला? मॉडर्न थ्योरीज के हिसाब से एलएसी, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यार ये तो एलएसी है, इसके मिड पॉइंट से, मैंने गलत बना दिया, रुको, इसके मिनिमम पॉइंट से एमसी कटेगा, ऐसे। ये ट्रेडिशनल में हो सकता है, मॉडर्न में दोनों कभी मीट ही नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। एक और है जिसमें ऐसा होता है, ऐसा वाला एक कर्व होता है, राइट, और वहां पे दोनों टच करते हैं और अलग चले जाते हैं, ऐसे। सो ये वाला जो है दिस इज एल एम सी, ये वाला जो है एल ए सी। तो एक ऐसा हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है, दोनों ही तरीके हैं इसमें, राइट। द न्यू टेक्निक ऑफ, हाँ, द न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लार्ज प्लांट रिड्यूस द टोटल कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट इन द लॉन्ग रन। डेफिनेटली राइट। ये लोग क्या करते हैं लॉन्ग रन में, मॉडर्न थ्योरीज के हिसाब से क्या करते हैं, दे ट्राई टू ऑफसेट द डिमिनिशिंग रिटर्न्स। वो ऑफसेट करते रहते हैं, जैसे ही थोड़ा सा भी उनमें लगता है कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स शुरू हो रहा है, वो लोग दोबारा से कोई नई टेक्निक लेके आते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करके लेके आते हैं, ये सब चीजें करते हैं, ठीक है। और उसमें रिजर्व कैपेसिटी रखते हैं, वो एक्सेस कैपेसिटी नहीं, रिजर्व कैपेसिटी। मान लीजिए पहले से ही उन्होंने इतनी बड़ी मशीन ले रखी है जिससे उनको बनाना है 10,000 आउटपुट, लेकिन वो मशीन खरीदेंगे ऐसे जो कि 50,000 आउटपुट बना सकती है, राइट। और इसके हिसाब से अगर हम देखें तो 50,000 यहां होना चाहिए था, लेकिन वो 10,000 बना रहा है। जब भी डिमांड बढ़े तो वो बिना मशीन को चेंज किए 50,000 तक पहुंच सकता है, रिजर्व कैपेसिटी, राइट। सो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन टू दिस, बिकॉज ये एल शेप है, ये कम होता 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 रहेगा लेकिन कभी टच नहीं करेगा। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ये कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा, राइट। इट इज नॉट अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बट इट विल नॉट टच इट, ये याद रखिएगा।
सो इट इज ए। अच्छे क्वेश्चन है, देखो ये सब एक्सप्लेनेशन इतना दिमाग लगाना थोड़ी चीज है जो कि आप सभी को रियलाइज होना चाहिए, राइट? इसे लर्निंग कब, यस। नेक्स्ट, which of the following is true? Indifference curve slope downward from left to right, slope downward to left to right, बिल्कुल सही है। Indifference curve slope downward from right to left, ऐसा थोड़ा ना होता है right to left, ये गलत है। Indifference curves are convex to the point of the origin of the two axes, origin of the two axes मतलब इस पॉइंट की तरफ convex है, बिल्कुल सही है। They never intersect each other, बिल्कुल ये भी सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है भाई साहब। तो ए सी डी होना चाहिए ट्रू, राइट? क्लियर? ओके, नेक्स्ट, a major portion of multiplier effect is realized in fewer periods when the marginal propensity to consume is। अब इस क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए, अगर हम k की वैल्यू सपोज k इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, राइट? एमपीसी की वैल्यू क्या है? सपोज लेट एमपीसी इज इक्वल टू 0.2, मैंने छोटा वैल्यू लिया है, तो 1 माइनस 0.2 यानी कि 1 बाय 0.8, यानी कि ये आ जाएगा 1 8 गया 20 2 5, ये आ गया, राइट? अगर मैं एमपीसी की वैल्यू यहां पे 0.5 लेता हूं तो के की वैल्यू क्या आती है, जरा एक बार देखिए, इट इज 0.5 और ये 2 है, राइट? यानी कि जैसे जैसे आपका मल्टीप्लायर एमपीसी की वैल्यू बढ़ेगी, राइट, जैसे जैसे आपकी एमपीसी की वैल्यू बढ़ेगी, मेजर पोर्शन जो है मल्टीप्लायर का वो जल्दी जल्दी खत्म होगा, राइट? तो आप देखिए यहां पे द मेजर पोर्शन ऑफ द मल्टीप्लायर इफेक्ट इज रियलाइज इन द फ्यूअर पीरियड्स, कम पीरियड में कंप्लीट हो जाएगा जब आपका एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा जरा, वाई ले लेते हैं 1000, राइट? सो यहां पे हो गया k इज इक्वल टू 1.25 इंटू आई ले लेते हैं 1000 इंटू 1000, ये बनाएगा 125 3, राइट? और दूसरे वाले में लेते हैं ये 2000, तो कम, यस इट विल बी स्मॉलर, इट विल बी स्मॉलर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, मेजर पोर्शन ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट इज रियलाइज्ड इन द फ्यूअर पीरियड्स व्हेन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज स्मॉलर। मतलब क्या हुआ, देखो जितना के की वैल्यू छोटी होगी, जितने के की वैल्यू छोटी होगी उतने राउंड्स कम होंगे, जितने राउंड्स कम होंगे उतने कम टाइम में मल्टीप्लायर का इफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। जितना एमपीसी बढ़ेगा, राइट, उतना ही के बढ़ेगा। जब एमपीसी बढ़ेगा तो के भी बढ़ेगा, और जब के बढ़ेगा तो देखो मैंने क्या किया, यहां पे क्या सोच के किया है इसको, जब इन्वेस्टमेंट आपका 1000 रुपए का चेंज हुआ तो के की वैल्यू आ रही है, सो इट इज कमिंग आउट डेल्टा वाई, राइट? डेल्टा वाई इज 1250, और जब आई की वैल्यू मैंने 1000 ली और ये डेल्टा वाई की वैल्यू आ रही है 2000, यानी कि 2000 वाई को आने में राउंड ज्यादा लगेंगे, 1250 राउंड्स कम टाइम में हो जाएगा, इसीलिए एमपीसी की वैल्यू जब जितना कम होगा उतने टाइम में वो ठीक हो जाएगा, राइट? बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूज रहते हैं कि सर लार्जर होना चाहिए, लार्जर नहीं हो सकता, लार्जर का मतलब जितना एमपीसी की वैल्यू हाई होगी उतने ज्यादा राउंड्स चलेंगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। नहीं, इट इज नॉट लार्जर, दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। समझ में आया क्या बोला मैंने? जब एमपीसी की वैल्यू हाई है, हाई का मतलब के की वैल्यू इज ऑल्सो हाई, जब के की वैल्यू इज हाई, सो गिवन डेल्टा आई के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए वाई की वैल्यू चेंज ज्यादा होगी, ज्यादा चेंज का मतलब ज्यादा राउंड्स होंगे, और कम एमपीसी की वैल्यू होगी तो कम के की वैल्यू होगी, तो गिवन इन्वेस्टमेंट के लिए वाई का राउंड्स भी कम होंगे, सो इट इज स्मॉलर। आई होप दिस पॉइंट इज एबल, यू ऑल ऑफ यू आर थ्रू विद दिस। इट इज नॉट लार्जर, इट इज स्मॉलर, याद रखना, राइट? इस क्वेश्चन पे बिकॉज आई हैव गिवन दिस पेपर, दिस सेट ऑफ पेपर आई हैव गिवन दिसंबर 13 में दिया था मैंने, तो उस टाइम पे आई वाज डूइंग माय पीएचडी फ्रॉम एचसीयू, तो आई स्टिल रिमेंबर दैट मैंने ये क्वेश्चन लार्जर ये वाला ही किया था, आई हैव गिवन दिस स्मॉलर, और पेपर में पहली बार जब आंसर आया था, ये मुझे सही से याद है, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत करीब है, जब ये पेपर मैंने दिया था मैंने स्मॉलर टिक किया था, और जब आंसर की निकला था तो उसमें लार्जर लिखा था, राइट? उसके बाद ग्रीवियंस में ये चेंज हो गया था, ग्रीवियंस में ये आंसर स्मॉलर ही आया था, तो ये भी याद रखना, आपके पास जो बुक है उसमें हो सकता है कि फर्स्ट कट आंसर की ही लगाया हो, ये लार्जर नहीं हो सकता, राइट? ओके, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है इसका आंसर स्मॉलर ही है।
ओके, ये देखो, ये आज का क्वेश्चन है, द पीपल फ्रॉम द पेड बैच टुडे, मॉर्निंग क्वेश्चन, मॉर्निंग वाला सेशन 11 o'clock with all the student paid batch. The optimum stock capital stock is achieved. What is optimum capital stock? When the user cost of capital मतलब rental cost मतलब रेंटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इट इज आई प्लस पाई प्लस, नहीं, हाँ, प्लस डी, दैट इज बेसिकली आर प्लस डी। ये है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन प्लस डेप्रिसिएशन। सो आर प्लस डी, ये जब रेंटल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। ये मैंने आज बताया था। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, value of marginal product of labor is equal to W. What is value of marginal productivity of labor? It is price into marginal product of labor is equal to W. Or we can say that marginal product of labor is equal to W by P, that is a real wage. Similarly, VMPK is equal to R, that is a rental. इसका मतलब क्या है? प्राइस इनटू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ के, आर, और पी के, एमपीके, आर बाय पी। सो ये हो गया, आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, यूजर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड दिस इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, राइट? डेल जोग्रसन थ्योरी, यस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंटल फर्म, प्रोडक्शन फर्म। If an economy is operating at a potential GDP or full employment, an increase in the money supply leads to what? It leads to demand side inflation. जब एक इकोनॉमी, ये इन एक्सेस डिमांड का केस है, केन्शियन क्रॉस से हम समझ सकते हैं 45 डिग्री लाइन, जो कि इक्वालिटी दिखाता है एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट इनकम के बीच में। ये है आपका एग्रीगेट डिमांड। सपोज ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट है, एडीएफ, तो यहां पे ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट में है। अगर आगे कोई डिमांड बढ़ता है, ऐसे कोई अगर डिमांड ऊपर की तरफ जाता है, सो आउटपुट ये जो है, दिस इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज। अगर यहां पे इंक्रीमेंट होता है तो ये जो है, सपोज यहां पे है प्राइस 1 इंटू क्वांटिटी 1, यहां पे होगा प्राइस 2 इंटू क्वांटिटी 1। सो क्वांटिटी इज फिक्स्ड बिकॉज ये फुल एम्प्लॉयमेंट में है। तो जब फुल एम्प्लॉयमेंट में डिमांड बढ़ेगी या मनी सप्लाई बढ़ेगा, इसकी वजह से क्या होगा? प्राइसेस बढ़ेंगे। जब प्राइसेस बढ़ेगा तो इसकी वजह से डिमांड साइड इन्फ्लेशन होगा। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, which one of the following is the true in case of orthodox or early Keynesians? Right, early Keynesians, हम अर्ली केन्शियन मतलब ओल्ड केन्शियंस, राइट? तो चलिए देखते हैं। इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज एक्सट्रीमली हाई, यस, बिकॉज मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस, एक ऐसा सिचुएशन जहां पे परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाता है, परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है, राइट? दैट इज व्हाट द पॉइंट, राइट? इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज लो, नहीं, ये गलत है। चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ मनी डू नॉट हैव द इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टेबल इफेक्ट्स ऑन द लेवल ऑफ इकोनॉमी। चेंजेस इन द क्वांटिटी, ओके, यस, डेफिनेटली यस। क्या मतलब है इसका? जैसे ही मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ, इसकी वजह से प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं हो सकते। ये केन्शियन इकोनॉमिक्स ने नहीं बोला था, ये क्यूटीएम ने बोला था, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, फिशर, उन्होंने बोला था चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ मनी बिकॉज मनी इज एक्सोजीनियस एज पर ऑर्थोडॉक्स केन्शियन, इट इज गिवन एज ऐसे। डिमांड फॉर मनी इज अनस्टेबल, राइट, बिकॉज एम V इज इक्वल टू पी वाई, V इज इक्वल टू पी वाई अपॉन M, ये अनस्टेबल है बिकॉज M जब बढ़ेगा तो P नहीं बढ़ेगा। ये केन्स बता रहे हैं। केन्स ने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में बोला था कि ये ट्रूइज्म है, ये सच्चाई है, लेकिन ये थ्योरी नहीं है। वो इसलिए बोला था क्योंकि ये ऐसा किया गया था। तो दिस इज T, दिस इज T। सो ये भी गलत है। डिमांड फॉर मनी इज स्टेबल, अनस्टेबल फंक्शन, राइट? वेलोसिटी ऑफ मनी इज अनस्टेबल फंक्शन। मिल्टन फ्रीडमैन के हिसाब से वेलोसिटी ऑफ मनी इज स्टेबल, राइट? एंड क्लासिकल के हिसाब से इट इज कांस्टेंट। तो ये याद रखिएगा। तो दिस इज 1 3 4 एंड 1 इज करेक्ट, 1 3 4 इज करेक्ट। आई विल गो विद ऑप्शन बी। एक बार चेक कर लीजिएगा मेरा आंसर, मुझे लगता है कि डेफिनेट यही आंसर था, राइट? आज से तकरीबन 7-8 साल पहले यही आंसर मैं लगा के आया था। तो दिस शुड बी बी, राइट? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। I think the paid batch student, now you can realize कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं हमने अभी मैक्रो में ही पढ़े हैं, राइट? रिधिमा, can you recall it? मनीषा, रिधिमा, निघात, yes, no, other people, मिनोबी, विनय,
all the people who are following me in on the paid group? Yes, definitely. चलिए next question. The IS curve is flatter. The lower the value of the Keynesian multiplier, the lower the interest rate. ये बहुत सारा घुमा के दे दिया यहाँ पे इन्होंने. Anyway, इसको जरा हम डिकोड करते हैं, राइट? अब डिकोड कैसे करेंगे देखो. IS कर्व अगर फ्लैटर है, इफ फ्लैटर IS कर्व, फ्लैटर IS कर्व का मतलब क्या हुआ कि ये इलास्टिक है, राइट? इलास्टिक IS कर्व, राइट? इसका मतलब है कि जैसे फ्लैटर होगा IS कर्व का, मैं इक्वेशन यहां पे लिख नहीं रहा बिकॉज आई एम रियली रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. सो जैसे ही IS कर्व का जो फ्लैट पोर्शन है यानी कि स्लोप जो है वो इसलिए है बिकॉज केन्स का मल्टीप्लायर लो है, द मल्टीप्लायर वैल्यू इज लो. अगर थोड़ा सा इसको डिराइव करना है तो ऑब्वियसली आप मेरे रिकॉर्डिंग में जा सकते हैं, वहां पे ISLM के ऊपर मैंने 3 सेशन किए हैं. सो वहां पे देखना मैंने किस तरह से IS को डिराइव किया है, राइट? सो y इज इक्वल टू a बार ऐसे करके bi अपॉन ऐसे करके किया है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा. सो फ्लैटर IS कर्व मतलब इट इज द लोअर वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, केन्शियन मल्टीप्लायर लो होगा बिकॉज यहाँ पे MPC की वैल्यू लो होगी, राइट? एंड इट विल बी लो इंटरेस्ट सेंसिटिविटी. सो इसका मतलब है जब I में थोड़ा सा चेंज होगा तो Y में बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट इट मींस. जैसे मान लीजिए ये है और ये है, तो इसमें Y में ज्यादा चेंज होगा इलास्टिक की वजह से. सो इट इज व्हाट इट सेज, इट फॉल्स, राइट? आई थिंक मुझे एक बार IS का इक्वेशन करना ज्यादा सही रहेगा. जस्ट मिनट. ओके, मैं डिराइव भी कर लेता हूं. y इज इक्वल टू c प्लस i प्लस g. सो y इज इक्वल टू c पावर प्लस स्मॉल c y प्लस i माइनस bi प्लस g. ओके, सो y माइनस c y इधर चला गया और यहाँ पे आ गया c बार प्लस i बार माइनस bi प्लस g बार. तो ये हो गया a बार माइनस bi, ये हो गया y, ये हो गया 1 माइनस c, ये हो गया 1 माइनस c. सो y इज इक्वल टू a बार अपॉन 1 माइनस c माइनस bi अपॉन 1 माइनस c. ओके, सो व्हाट इज द स्लोप? द स्लोप इज b अपॉन 1 माइनस c. एंड व्हाट इज द वर्टिकल इंटरसेप्ट? ये है a बार अपॉन 1 माइनस c. अब अगर फ्लैट होता है तो फ्लैट का मतलब है इट इंप्लाइज लेस स्लोप. लेस स्लोप तब होगा जब b छोटा होगा. तो लेस स्लोप मतलब स्मॉल b. स्मॉल b मतलब स्मॉलर सेंसिटिव, स्मॉलर इंटरेस्ट सेंसिटिव. इन्वेस्टमेंट इज स्मॉलर इंटरेस्ट सेंसिटिव, ठीक है? और MPC की वैल्यू इट इज 1 माइनस c अपॉन 1. ये है कम होगा, राइट? ये कम होगा. b की वैल्यू कम है, b स्मॉलर हो गया, ये वाला हाई होगा. दिस विल बी हाई. सो हाई MPC बिकॉज न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए. सो दिस विल बी हाई मल्टीप्लायर. सो स्लोप इंटरेस्ट सेंसिटिविटी लो, मल्टीप्लायर हाई, राइट? एंड लेस स्लोप होगा, फ्लैट होगा यहाँ पे. सो ये देखते हैं हम आगे. IS कर्व इज फ्लैटर, ठीक है? लोअर द वैल्यू ऑफ केन्शियन मल्टीप्लायर, लोअर तो नहीं होगा, ये हायर होगा, तो ये गलत हो गया, यहाँ पे हायर होगा. एंड द लोअर द इंटरेस्ट सेंसिटिविटी, लोअर ठीक है ये. IS कर्व इज स्टीपर लोअर द वैल्यू ऑफ द केन्शियन मल्टीप्लायर, स्टीपर लोअर नहीं, ये गलत हो गया बिल्कुल. हाँ एक सेकेंड, स्टीपर है, राइट? एक सेकेंड, क्वेश्चन में पूछा क्या है? फॉल्स. ओ फॉल्स है ना, गलत होगा, ठीक है? तो ये लोअर है, तो लोअर गलत है यहाँ पे. इट शुड बी, कहीं कंफ्यूज हो गया मैं, दिमाग कहीं और चला गया. ओके, आई विल डू दिस क्वेश्चन, रीडू दिस क्वेश्चन, सॉरी फॉर दिस, आई विल रीडू दिस क्वेश्चन, राइट? यस, कहीं और चला गया दिमाग मेरा, ठीक है? छोड़ो, लगता है दिमाग में मेरा लॉकडाउन हो गया. अब आई एम डन. ये क्वेश्चन अब नहीं होने वाला मुझसे. एनीवे, आई विल रीडू दिस क्वेश्चन विद अ फ्रेश माइंड, राइट? With a fresh mind, we'll do this question. Don't worry. In the next session, we are going to do this. Shall we continue for some time more, or हाँ, there is some problem. मैं कुछ इसको रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ. ये है IS का इक्वेशन. देखो एक बार, IS का इक्वेशन ये है, ये वर्टिकल इंटरसेप्ट है, ये स्लोप है.
तो जितना ज्यादा स्लोप हाई होगा, या फिर एक कर ही लेते हैं इसको, रुको कर ही लेते हैं, लेट मी डू दिस, वेट, नहीं तो मुझे भी चैन नहीं होगा, वेट 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 वेट, आई विल डू दिस क्वेश्चन नाउ। अब तो ये चैलेंज पे आ जाएगा, राइट, ओके ओके, चलिए ये क्वेश्चन कर ही लेते हैं। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द आईएस इक्वेशन। आईएस इक्वेशन मैं डिराइव ही कर लेता हूं, क्योंकि मैं जब भी आईएस करता हूं मैं हमेशा डिराइव करके ही करता हूं। तो इट इज सी प्लस सी बार प्लस स्मॉल सी वाई प्लस आई बार माइनस बी आई प्लस जी बार, ठीक है। सो वाई माइनस स्मॉल सी वाई, राइट, इधर आ गया सी बार प्लस आई बार प्लस जी बार माइनस बी आई, ये वाई से कॉमन निकाला 1 माइनस सी, ये सारा का सारा ए बार हो गया, ऑटोनोमस हो गया, माइनस बी आई हो गया, वाई इज इक्वल टू ए बार अपॉन 1 माइनस सी माइनस बी आई अपॉन 1 माइनस सी, राइट। ये है पूरा का पूरा ऑप्शन। तो ये है स्लोप, स्लोप बी अपॉन 1 माइनस सी। तो इसका मतलब है दो चीजें, वन है बी, वन इज मल्टीप्लायर, 1 माइनस दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस सी। सो स्लोप बड़ा कब होगा, स्लोप स्लोप लार्ज कब होगा, जब बी बड़ा होगा, राइट, बी इज लार्ज, राइट, या फिर k इज स्मॉल, k इज स्मॉल। सो स्लोप लार्ज मतलब, स्लोप लार्ज का मतलब इट इज स्टीप, स्टीप आईएस कर्व कब होगा, व्हेन वी हैव b लार्ज यानी इंटरेस्ट सेंसिटिविटी लार्ज एंड k स्मॉल, यानी कि मल्टीप्लायर इफेक्ट, मल्टीप्लायर स्मॉल। मल्टीप्लायर स्मॉल कब होगा, जब एमपीसी स्मॉल, राइट। तो इसको इतना डिकोड करना पड़ेगा। अच्छा, और क्या था इस क्वेश्चन में, आईएस फ्लैट ये वगैरह, आईएस पोर्शन ऑफ लो डिमांड, ये खत्म, ठीक है। तो आईएस के साथ ही इसमें देखना है, तो यही पोर्शन है। नाउ आई थिंक एक बार आप कर लीजिएगा, इट विल बी ऑल क्लियर टू यू, राइट। इज इट क्लियर, डन, समझ में आया। सी विल बी लो देन 1 माइनस विल बी हाई, हाँ, लेकिन देन इट विल बी डिवाइडेड, राइट, 1 से। ये कैसा क्वेश्चन है, 0.2, C is low, 1 by 0.8, then what is the value, 1.25, 1 minus 0.5, 1 upon 0.5, then 2. So जितना ज्यादा MPC की वैल्यू होगी, MPC वैल्यू हाई, K is high. When MPC value is 0.2, K value is 1.25. When MPC value is 0.5, K value is 2. So higher MPC, higher K. Sonali Mishra, is that point clear to you? Okay, I think rest of the things you can do. मैं इसको कल करता हूँ. Let's I will start. I will redo this from here. बहुत सारे क्वेश्चंस एक के बाद एक होते रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा माइंड भी खराब होता है. We'll start from here. 13th क्वेश्चन से ही करूंगा मैं कल. Right, fine. And tomorrow at morning 11 o'clock we are going to meet again on marathon session. Yes. Karishma, is there any doubt? It is minus c in the denominator. Then what is 1? It is 1 minus c. Then you have to divide. Think of it. Before writing, before chatting, think of it. थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए. Right, all of you. चलिए. We will start from this question only. Don't worry. Thank you. Bye bye. See you. See you tomorrow at 11 o'clock on Byju's exam prep, and do like, share, subscribe जरूर करिएगा प्लीज. ये बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए अभी तो आप लोग, I mean there is a long term relationship between you and me, right? So never ever forget to, when will the next class? The next class will be tomorrow morning 11 o'clock on Byju's exam prep, and at 9 o'clock evening on YouTube, इसी चैनल में इसी टाइम पे, right? Thank you.